तो मैं पायल अरोड़ा आपके चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। 9th क्लास के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रांस की क्रांति कर लिया है, रशिया की क्रांति कर लिया है, उसके बाद यूरोप के अंदर नाज़ीवाद था, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एनसीईआरटी बुक्स हिस्ट्री का 4th चैप्टर हम लेते हैं कि 4th चैप्टर के अंदर क्या क्या है। वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया, वहाँ की जीविका के बारे में बताया गया और वहाँ की सोसाइटी किस तरह की थी उसके बारे में बताया गया है। अपने टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। 9th क्लास का 4th चैप्टर देखते हैं। वो चैप्टर है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। मतलब जीविका किस तरह की थी, लोगों की अर्थव्यवस्था किस तरह की चल रही थी और सोसाइटी, पूरी बात करेंगे। 1700 ईस्वी से लेकर आज जो वर्तमान में करंट ईयर चल रहा है वहां तक हम बात करेंगे पूरे लेसन के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं वन्य समाज की कि वहां का समाज किस तरह का था और उपनिवेशवाद, मतलब वहां पर जो दूसरी एरिया के लोग आए, जैसे इंडिया की बात करें तो जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर आया तब क्या सिस्टम रहा, उस चीज की हम बात करें। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि 1700 से लेकर 1995 तक लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल का जो भाग था वो इस्तेमाल कर लिया गया था। कहाँ इस्तेमाल कर लिया गया था? या तो पेड़ों को काट दिया गया था, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया गया था, या फिर उन चीजों को खेती के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। उन जो जंगल हैं उनको काट कर खेती के अंदर। अब बात की जाए कि खेती भी तो विकास का सूचक है, लेकिन किसी भी भूमि को खेतीहर भूमि बनाने के लिए पहले वहां के जंगलों को काटना पड़ेगा, तो जंगलों का विनाश हुआ। तो उसकी एग्रीगेट बात की गई है। 1700 से लेकर 1995 तक की बात करें तो लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल का इस्तेमाल कर लिया गया था, अर्थात लगभग 9.3% पूरी लैंड का, टोटल लैंड की हम बात करें, वर्ल्ड की टोटल लैंड की बात करें तो उसका 9.3% जो भाग था वो इस्तेमाल कर लिया गया था, या तो मकान बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, खेती करने के लिए। वनों का विनाश क्यों किया गया? अब यहाँ पर हमने कहा कि इसका इस्तेमाल कर लिया गया था, वनों का विनाश क्यों किया गया, पहले वो रीजन हमें पता होना चाहिए। सन 1600 की बात करें तो सन 1600 में दुनिया के 6ठे हिस्से के अंदर खेती की जाती थी। तो विश्व की जितनी भी भूमि है उसका जो 6 पार्ट है, 6ठा हिस्सा है पूरी भूमि का, उस पर ही खेती होती थी, इससे ज्यादा खेती नहीं होती थी। उस खेती से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता तो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण वर्तमान में आधे हिस्से पर खेती होती है। आज करंट की बात करें तो वर्तमान के अंदर जितनी भी लैंड है उसके आधे पार्ट के ऊपर खेती होती है और आधे पार्ट पर हम लोग रहते हैं, या जो कुछ भी है जंगल है वहां पर, कुछ भी बात कर ली जाए। तो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी। अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो ओब्वियसली खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी, हमारी सुविधाओं के लिए भी हमें सामान चाहिए होगा, लकड़ी भी चाहिए होगी। अगर यातायात के साधन बनाने हैं, पटरियां बनानी है, गाड़ियां बनानी, तो वहां पर भी लकड़ी का, आयरन का, दोनों का इस्तेमाल होगा, तो हमें जंगलों को काटना पड़ा। तो बात करें कि 1600 के अंदर दुनिया के 6ठे हिस्से पर खेती होती थी और वर्तमान के अंदर आधा पार्ट आ गया है वो। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ? जंगलों का विनाश हुआ, वनों का विकास हुआ। और क्या रीजन था? अंग्रेजों का व्यावसायिक फसलों पर जोर देना। अंग्रेज जब आए इंडिया के अंदर शासन करने, इंडिया की बात हम करें तो यहाँ पर क्या किया गया? कमर्शियल क्रॉप को, व्यवसायिक खेती को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया कि जूट की खेती, पटसन की, गन्ना, कपास, कॉफी, इन चीजों की खेती के ऊपर बल दिया गया। अब खेती करनी है तो क्या करना पड़ेगा? जंगलों को काटना पड़ेगा। खेती करने के लिए जंगलों को काटना जरूरी है। कोई भी जमीन को खेतीहर बनाने के लिए पहले वहां की पूरी कटाई हमें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये व्यावसायिक फसलों का बहुत अधिक, फसलों को बहुत अधिक प्रोत्साहित करना, उन पर ज्यादा बल देना भी कहीं ना कहीं खेती को बढ़ावा देता है। बात करें 1880 से लेकर 1920 के, खेतीहर जमीन में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो गई। पहले खेतीहर जमीन जितनी थी 1880 के अंदर, 1920 तक आते आते उसके अंदर 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो गई। इतने हेक्टेयर जमीन
और खेती के अंदर कन्वर्ट कर दी गई, और किसी भी जमीन को खेती के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वहां के वनों को काटना पड़ेगा। और भी रीजन हुए, अंग्रेज जब आए तो पटरियों का विकास, उन्होंने रेलगाड़ी का विकास किया। अब रेलगाड़ियों के स्लीपर बनाने हैं तो लकड़ी की जरूरत होगी, तब उन्होंने वनों को काट दिया। कई रीजन है, आगे हम और देखते हैं कि क्या क्या रीजन है। हम पढ़े थे वनों का विनाश क्यों हुआ, तो हमने पहले खेती हर के बारे में पढ़ा। अब फिर मैंने बात की थी कि पटरी के लिए स्लीपरों की जरूरत होती है। स्लीपर से क्या मतलब है, देखो ये रेल की पटरी बनी हुई, इसके आपने रेल की पटरी देखी होगी, बीच में लकड़ी के इस तरह पाए से लगे होते हैं, स्लीपर से लगे होते हैं, और उनके बीच में कंक्रीट डाली जाती है। तो ये जो रेल की पटरियों को बैलेंस करने के लिए, उनका मेजरमेंट इक्वल रखने के लिए, उनके बीच की दूरी इक्वल रखने के लिए बीच में लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते थे, लकड़ी के लंबे लंबे पाटे लगाए जाते थे चौरस सी शेप के। इस तरह इधर रेल की पटरी है और बीच में ये जो गैप है, इस तरह यहाँ पर चौरस का भी रेल की पटरी के बीच में देखना लकड़ी के इस तरह पाए लगे होते हैं। तो उन स्लीपरों की पूर्ति के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में इंग्लैंड के अंदर जो बलूत जंगल था, लमसम, वहां पर आक के पेड़ होते थे बड़े बड़े बलूत जंगल के अंदर। तो वो जो बलूत जंगल था लमसम पूरा का पूरा लगभग वो लुप्त हो गया, गायब ही हो गया, क्योंकि सारे के सारे पेड़ काट दिए गए वहां से। 1820 में भारत की लकड़ी और वनों ने अंग्रेजों को आकर्षित किया अपनी कंट्री के लिए, और उन्होंने जहाज बनाने के कारखाने इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिए। अब देखो, शाही ठाट बाट पूरा करना है तो जहाजों की जरूरत पड़ेगी, शाही बग्घियों की जरूरत पड़ती थी, तो वो भी लकड़ियों से ही बनाई जाती थी। तो उनकी पूर्ति के लिए इंग्लैंड के जो बलूत के जंगल थे लगभग खत्म हो गए। इंडिया ने उन चीजों को काफी आकर्षित किया कि भी ठीक है, यहाँ पर बहुत घने जंगल थे, काफी अच्छी मात्रा के अंदर लकड़ी भी प्राप्त होती थी। तो अंग्रेज जो थे, इंग्लैंड के लोग थे, वो इंडिया की ओर आकर्षित हुए और यहाँ से उन्होंने लकड़ियां काटनी स्टार्ट कर दी, जंगलों को काटना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जहाज के कारखाने पहले उन्होंने बनाए कि जहाजों को बनाने के लिए भी लकड़ी की जरूरत थी। एक सर्वे बताया गया कि 1 मील लंबी अगर रेल की पटरी बनानी है, रेलवे उन्होंने इंडिया के अंदर डेवलप किया था अंग्रेजों ने, सभी जानते हैं। तो 1 मील लंबी अगर रेल की पटरी बनानी है तो 1760 से लेकर 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की जरूरत पड़ती है। अगर 1 मील लंबी रेल की लाइन बनानी है तो इसके बीच में ये जो स्लीपर लगेंगे लमसम 2000 लगते हैं। 1760 से लेकर 1760 से लेकर 2000 स्लीपर 1 मील रेल लाइन के, 1 मील लंबी रेल लाइन के अंदर लग जाते हैं। तो इतने स्लीपर लगाने के लिए, 2000 स्लीपर लगाने के लिए कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा? तो ओब्वियसली बहुत ज्यादा पेड़ों की यहाँ पर कटाई हो रही है। 90 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी, और 1946 तक बात करें तो 7,65,000 किलोमीटर लंबी बिछाई जा चुकी थी। अब इतनी लंबी रेल लाइनें बिछाई हैं, जब 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाते हैं तो 2000 स्लीपर की जरूरत होती है। अब जब लाखों के अंदर किलोमीटर बढ़ गए तो कितने स्लीपर्स की जरूरत होगी और कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा? 1850 के दशक में, मतलब 10 सालों की बात करें तो 1850 से लेकर आगे के दशकों के अंदर जो प्रेसिडेंसी थी, मतलब इंग्लैंड का जो शासन चल रहा था, उनके द्वारा जो प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, अकेले मद्रास से 35,000 पेड़ प्रति वर्ष काटे जाते थे। अकेले मद्रास से 35,000 पेड़ कट कर लिए जाते थे। मद्रास का जो वन विभाग है उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी कि 35,000 पेड़ पर ईयर केवल मद्रास से जाते थे। ऑल ओवर इंडिया की तो अभी यहाँ बात ही नहीं हो रही, उसका तो अभी सर्वे ही नहीं किया गया। केवल मद्रास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि पर ईयर वहां से 35,000 पेड़ जहाजों को बनाने के लिए और रेल लाइनों के स्लीपरों को बनाने के लिए कट कर लिए जाते थे। और भी कई रीजन है कि वनों का विनाश क्यों हुआ, वो हमने पीछे पॉइंट जो देखे, पहला पॉइंट देखा कि जो भूमि थी वनों को क्यों काटा गया, कृषि के लिए काटा गया। दूसरा हमने रीजन देखा कि वनों का विनाश क्यों किया गया, क्योंकि रेल की पटरियों के जो स्लीपर थे वो बनाने थे, इसकी वजह से। फिर हमने देखा कि व्यवसायिक कृषि पर बढ़ावा दे दिया। अब फिर आगे और रीजन देखते हैं। चौथा रीजन क्या था हमारा, बागानों की स्थापना कर दी गई। यूरोप की चाय, कॉफी, रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए वनों का हिस्सा साफ करना पड़ा। यूरोप की मांग को पूरा करने के लिए, क्योंकि यूरोप के अंदर इन चीजों की मांग ज्यादा थी
उस मांग को पूरा करने के लिए जो वनों को है उनको काट दिया गया और वहां पर बागान बना दिए गए और उन बागानों के द्वारा उसकी पूर्ति की जाने लगी। ये सारा सिस्टम देख के अंग्रेज जो थे काफी परेशान हो गए कि कहीं अगर हम इतने पेड़ काट रहे हैं, इतने जंगल काट रहे हैं, तो कहीं लोगों की नाराजगी हमें फेस ना करनी पड़ जाए, कहीं जनता उस चीज के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी भारत का पहला वन निदेशक बनाया गया, डायट्रिच बैंड्रीज को। डायट्रिच बैंड्रीज जो थे, उन्होंने वनों को काटने के संबंधी कुछ नियम बनाए, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए कि किन वनों को काटा जा सकता है, वनों की संरचना किस प्रकार होगी, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब जो लोग हैं, क्योंकि सिर्फ वनों को अंग्रेज लोग काट रहे थे अपनी पूर्ति के लिए, रेलों की पटरियां बनाने के लिए, अपने जहाज बनाने के लिए, लेकिन जो वन बेसिक ईंधन की पूर्ति करते थे लोगों का, अब लोगों को वो भी नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जो हमारे जैसे कुछ लोग थे जो पहले प्राचीन जमाने के अंदर जो भी हम बात करें तो उसके अंदर जो लोग थे वो वनों के ऊपर ही डिपेंड थे, वहां से ही उनका भोजन भी प्राप्त होता था, वहां से उनको ईंधन भी प्राप्त होता था। अब ये वनों के कटने की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, वहां पर ना तो उन्हें ईंधन की प्राप्ति हो पा रही थी, ना ही उन्हें भोजन की प्राप्ति हो पा रही थी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए कि भाई लोग हमारे पर गुस्सा ना हो जाएं, हमारे खिलाफ ना हो जाएं, क्योंकि अभी इंग्लैंड की स्टार्टिंग ही थी इंडिया के अंदर आने की और अभी उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने की स्टार्टिंग ही की थी। तो उन्होंने इस सारे सिस्टम को संभालने के लिए वन निदेशक बनाया, वन निदेशक की एक पोस्ट बनाई। जो पहला वन निदेशक था वो था डायट्रिच बैंड्रीज, नाम याद रखना, वनों को काटने संबंधी इन्होंने नियम बनाए। 1864 में आकर भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। भारतीय वन सेवा जो वर्तमान के अंदर भी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग अलग एग्जाम हम देखते हैं, हमारी वैकेंसी निकलती है और हम एग्जाम देते हैं, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के अंदर भारतीय वन अधिनियम बना दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 2 बार संशोधन किए गए, एक तो किया गया 1878 के अंदर और एक किया गया 1927 के अंदर। अलग अलग संशोधन किए गए, मतलब कुछ इसको और सुधारा गया। 2 संशोधन किए। 1878 के अंदर जो संशोधन हुआ तो वनों को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट दिया कि आरक्षित वन, दूसरा पार्ट दिया सुरक्षित वन और तीसरा पार्ट दिया ग्रामीण वन, कि 3 टाइप्स के वन हैं। अब सुरक्षित वन और जो ग्रामीण वन थे वो तो थे आम जनता के लिए, गांव वाले वहां से अपना ईंधन की व्यवस्था कर सकते थे, और जो सबसे पहले आरक्षित वन थे वहां से लोग कोई भी पेड़ों को काट नहीं सकता था, उसको काटने के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत होती थी। इसके बाद एक 1906 के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इसकी स्थापना, इसको वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर फॉरेस्ट्री की एजुकेशन दी जाती थी। इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वनों को सिस्टम वाइज लगाया गया, एक सीधी पंक्ति के अंदर वनों को लगाया जाने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम कारगर नहीं हो पाया। जो एजुकेशन दी जाती थी सिस्टम वाइज की, जिन वनों की जरूरत है, कई इसकी वजह से भी कई औषधि वन जो थे, जो नेचुरली वनों जंगलों के अंदर उत्पन्न होते हैं, उन वनों का भी विनाश होने लगा, क्योंकि सिस्टम वाइज सारे वनों को, जंगलों को उखाड़कर एक सिस्टम लाइन के अंदर पेड़ों को लगाया गया, और उन्हीं पेड़ों को लगाया गया जिनकी जरूरत थी। सरकार को शिक्षा दी जाती थी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करवाई जाती थी, उनकी एजुकेशन जो दी जाती थी कि भाई इस तरह जंगलों का हम विकास कर सकते हैं, लेकिन वो एक कृत्रिम जंगल बना दिया गया, एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट क्रिएट किया गया, ना कि एक नेचुरल फॉरेस्ट था वो। नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर कई ऐसी प्लांट होते हैं, शायद आज भी ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, और कुछ ऐसी प्रजातियां जो औषधीय पौधे होते हैं, हम जिनकी बात करें जिनसे दवाइयां बनती हैं एक्सेट्रा, कई पौधे ऐसे उनका विनाश हो गया था। तो स्टार्टिंग के अंदर तो इस इंपीरियल इंस्टीट्यूट की भी काफी खिलाफत की गई, लेकिन फिर भी वनों के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उनको सेव करने में इस इंस्टीट्यूट ने काफी अपना रोल किया। लोगों का उससे इफेक्ट कैसे हुआ जीवन, जितने भी वन अधिनियम बने या जो भी वहां पर सिस्टम चल रहा था, जंगलों को काटा गया, तो उससे लोगों का क्या लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था, लोगों के जीवन पर प्रभाव। सबसे पहले ईंधन, चारे और पत्तों की पूर्ति के लिए
वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे लोग, और वनों के काटने के कारण वो पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब पहले लोग वनों में जाते थे अपने ईंधन के लिए, अपने खाना इत्यादि की पूर्ति के लिए जंगलों में जाते थे और अलग अलग कंद मूल इकट्ठे करके, अलग अलग ईंधन की लकड़ियां इकट्ठी करके लेकर आते थे और अपनी पूर्ति करते थे। अब जंगलों को काटा जाने लगा, जलाया जाने लगा, जिसकी वजह से वन विनाश हो गया और कई पेड़ जो उनकी जरूरत के थे उनको काट दिया गया। या वन अधिनियम बनने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई कि कहीं ना कहीं उस चीज के लिए बाउंड कर दिया गया उन्हें कि आप ये चीज नहीं तोड़ सकते, आप ये पौधा नहीं ले सकते। लकड़ी का यूज खेती, हर औजार व शिकार के हथियार हेतु वो प्रयोग करते थे कि लकड़ी किस किस के लिए प्रयोग करनी है, वो अपने खेती करते थे उसके लिए औजार बनाते थे, शिकार लकड़ी का प्रयोग करते थे। वनों को काटा जाता था जिनसे वो खेती, क्योंकि पहले बताया गया था कि छठे हिस्से में खेती होती थी, वो खेती के जो भी औजार थे वो लकड़ियों से बनाते थे। अब लकड़ियों को काटना बैन कर दिया गया। वो जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन की पूर्ति के लिए, तो उस शिकार के लिए भी जो हथियार बनाते थे वो लकड़ियों के बनाते थे, उन पर बैन कर दिया गया। भोजन के लिए बर्तन नहीं होते थे, वो पत्तों को जोड़कर डिस्पोजल, जैसे आजकल जो आते हैं यूज एंड थ्रो, अब तो थर्मोकोल के बने हुए आते हैं, पत्तों के बनाए जाते थे, इसको पत्तल बोला जाता है। तो खाओ और फेंको इस तरह का, मतलब यूज एंड थ्रो, पत्तल आदि बनाए जाते थे। तो वो पत्ते उनको अरेंज नहीं हो रहे थे क्योंकि पेड़ों को काट दिया गया था। महुए के पेड़ से खाने पकाने और रोशनी हेतु तेल के लिए वो प्रयोग करते थे। अब महुए के पेड़ों को काटने की परमिशन नहीं थी। अब इस टाइम के अंदर सुबह सुबह लेडीज जाती थी, महुए के फूल जो हैं उनको बीन कर लाती थी, खाने के लिए उनके पत्तों का प्रयोग किया जाता था, उनसे तेल निकाला जाता था, आदि काम उनके इसी के आधार पर होते थे। लेकिन जब वन अधिनियम बन गया तो ये सभी के सभी काम पर बंदिश लगा दी गई। सरकार की परमिशन से ही ये काम पॉसिबल हो पाते थे। अब सरकार की परमिशन से ये काम पॉसिबल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी रखे जाते थे जंगलों के अंदर, वो कुछ लोगों को परमिशन दे देते थे। पैसा, रिश्वतखोरी उन्होंने स्टार्ट कर दी कि उनसे पैसा लेते थे और उन्हें जंगलों में आने दिया जाता था। उनके जानवरों को चराने के लिए छूट दे दी जाती थी कि आप इस जंगल में चले जाओ, इतना पैसे, मतलब घूसखोरी कहीं ना कहीं इससे बढ़ गई। और सबसे बड़ी चीज उस टाइम यूरोप के अंदर, चाहे इधर एरिया के अंदर, झूमिंग या घुमंतू कृषि जिसको कहते हैं, वो काफी फेमस थी। तो कहीं ना कहीं उस कृषि के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि पहले तो वो कृषि की, जिस एरिया के अंदर कृषि की, वहां पर कुछ सालों तक कृषि की, बाद में भूमि को जलाकर अगले एरिया में चल जाते थे। इससे अंग्रेजों को भी प्रॉब्लम हुई कि वो जो कर व्यवस्था, टैक्स लगा दिया था लोगों के ऊपर उन्होंने वन अधिनियम के अंतर्गत, कहीं ना कहीं वो टैक्स का सिस्टम उनसे बैलेंस में नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से जो झूमिंग कल्टीवेशन थी, ये जो झूमिंग कृषि थी, घुमंतू कृषि थी, इसके ऊपर रोक लगा दी गई वन अधिनियम के कि झूम जो कल्टीवेशन थी या जो घुमंतू कृषि थी वो भी इससे प्रभावित हुई थी। ये जो झूम कृषि है उसके कुछ नाम है इम्पोर्टेंट, उनका नाम आप याद रखें, ये जरूरी है क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये नाम देखने को मिलते हैं, अलग अलग आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात की जाए तो इस झूम कृषि को कहते हैं लादिंग। मध्य अमेरिका की बात की जाए तो मिल्पा। अफ्रीका की बात की जाए तो चितमेन या तावी। श्रीलंका की बात की जाए तो चेना कहा जाता है। अब इंडिया पर आते हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर इस घुमंतू कृषि को कई नाम दिए गए हैं, धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खदांद और कुमरी। ये नाम इसलिए बताने जरूरी है क्योंकि एग्जाम में काफी बार इन नाम्स को दे दिया जाता है और पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये नाम, क्योंकि घुमंतू कृषि या झूम कृषि तो हम नॉर्मली सुनते हैं नाम, लेकिन इन नामों को नहीं सुना जाता इतना। ये बेसिक, ये क्षेत्रीय भाषा के अंदर वहां पर इन घुमंतू कृषि को नाम दिया जाता है। एक नाम याद रखिएगा, टोंग्या। टोंग्या क्या है कि जो बागान होते हैं उन बागानों के अंदर जो किसान होते हैं उनको कुछ समय के लिए कृषि करने की परमिशन दे दी जाती है। तो उन बागानों के अंदर कृषि जब की जाती है, आप देखो बागानों के अंदर चाय, रबड़, कॉफी इनकी, और वहां पर गेहूं, दालें उगाने की परमिशन दे दी जाती है, तो उसे कहते हैं टोंग्या कृषि। बर्मा का जो थर्डावाल डिवीजन है वहां पर लमसम ये चीजें देखी जाती हैं। लगभग काफी एरिया है जहां पर ये कृषि की जाती है। इस कृषि के अंदर क्या होता है
कि महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर कृषि करते हैं। जैसे धान के कुछ बीज ले लिए, महिलाओं के द्वारा टोकरियों के अंदर या पीछे एक थैला टांग लिया जाता है, उसके अंदर धान के कुछ बीज रख दिए जाते हैं, और पुरुषों के द्वारा एक लोहे की बड़ी सी रोड रखी जाती है, तीखी रोड होती है, वो जैसे ही जमीन के अंदर उस रोड को गड्ढा करते हैं और महिलाओं के द्वारा उस गड्ढे के अंदर कुछ धान के बीज डाल दिए जाते हैं, वो साथ साथ चलते हैं। इस तरह जैसे ही उस बीज को रोड को खड्डे में लगाया और उससे गहरा खड्ड खोदा तो वहां पर धान के बीज डाल दिए। तो ये होती है टोंगिया कृषि। ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो भी अभी तक आपको लेसन करवाया गया है उसके, क्योंकि कल एक मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि मैम हमें चैप्टर के स्क्रीनशॉट भी चाहिए होते हैं, तो लास्ट में ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग इस तरह आपको स्क्रीनशॉट सेंड किए जा रहे हैं, आप सेव कर लीजिएगा। थैंक यू।